everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो बच्चा पार्टी हम अपने प्रीवियस सेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जैसा मैंने आपको बताया था. सो दिस सेशन इज आल्सो अबाउट द सेम चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एकदम शुरू करते हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं. लैटिट्यूड्स को ना हमने काफी डिटेल में पढ़ा था, है ना. अब ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं भाई? बिकॉज द लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन दिस अर्थ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैटिट्यूड्स. इसलिए इनको समझना बड़ा जरूरी है. देन दे डिवाइड अर्थ इनटू जोन्स दैट रिसीव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट. करेक्ट. सो दीज डिफरेंसेस इन सनलाइट कॉजेज डिफरेंट क्लाइमेट्स. Correct. So climate affects what kind of vegetation, plants or trees can grow in different places. तो climate से ही vegetation affect होती है. तो हमने बहुत डिटेल में 6, 7, 8 में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पढ़े, उनकी वेजिटेशन, उनका क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ सब कुछ पढ़ा और हमने देखा कि जैसा हमें क्लाइमेट जहां पर देखने को मिलता है बस वैसे वैसे उसी हिसाब से एनिमल्स, प्लांट सब कुछ देखने को मिलते हैं. तो इसलिए ना लैटिट्यूड को पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर हमारे पास किसी जगह का लैटिट्यूड हो कि अच्छा ये ऐसी जगह है तो हम उससे ना हमें एक क्लैरिटी आ सके कि बिना ज्यादा कहीं से अगर इंफॉर्मेशन ना भी मिले बट एक बेसिक चीज हमें समझ आ जाएगी कि यहाँ पर वेजिटेशन, क्लाइमेट, यहाँ का वाइल्ड लाइफ कैसी होती होगी. सो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ. सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं ये एक एरिया का ना मतलब एक जगह का या अर्थ पे किसी भी एक पॉइंट का हमें एग्जैक्ट एड्रेस बताते हैं. सो लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड इज द अर्थ्स एड्रेस सिस्टम. ठीक है. सो लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लेटे हुए लैटिट्यूड होते हैं और लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. सो दे टुगेदर हेल्प्स अस टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द ग्लोब एंड दिस ग्रिड सिस्टम इज यूज्ड इन जीपीएस मैप्स एंड नेविगेशन फॉर शिप्स एंड एयरप्लेन्स. करेक्ट. तो हमने गांधीनगर, दिल्ली बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे लास्ट सेशन में. सो इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल. इट इज द ग्रेटेस्ट बिकॉज इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. ऊपर वाला नॉर्दर्न, नीचे वाला सदर्न. सो इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ऑल अदर लैटिट्यूड्स आर द स्मॉलर सर्कल्स, नॉट द इक्वल डिविजन्स. ठीक है. वो छोटे छोटे सर्कल्स जो होते हैं वो ऊपर को छोटे छोटे होते जाते हैं. तो अगर ये ग्लोब है और ये इक्वेटर है तो ऊपर को जैसे जाएंगे सर्कल छोटे होते जाएंगे, नीचे को जैसे जाएंगे सर्कल्स भी फिर से छोटे होते जाएंगे. ठीक है. तो ठीक है, रिविजन भी हो रहा है ना अलॉन्ग विद द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लैटिट्यूड्स. नाउ इट हेल्प्स इन नेविगेशन और द ग्रेट सर्कल रूट से हमें बताता है. जैसे जो सेलर्स होते हैं और एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो इसी ग्रेट सर्कल रूट का यूज करके अपने लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेते हैं ट्रैवल करने के लिए बिटवीन द 2 लोकेशंस. सो दीज रूट्स सेव टाइम एंड फ्यूल एंड स्पेशली जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हैं. So the routes are planned using latitudes and longitude का कोऑर्डिनेट. तो जब हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं ना तो उससे हम एक सिंपल सा एक शॉर्टेस्ट लाइन का एक रूट निकाल सकते हैं. ठीक है. तो एक स्ट्रेट लाइन में हम रूट निकालते हैं, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. और ये अर्थ का बेसिकली ना हम कर्व में, हम ऐसा नहीं है कि हम ऐसे सीधे जा रहे होते हैं, नहीं, हम एक कर्व में मूव कर रहे होते हैं, ऐसे या ऐसे, कैसे भी, मतलब हम एक कर्व में मूव कर रहे होते हैं. So then latitudes define climate and the temperate zone. So there are 5 major latitudes: equator, फिर tropics हैं और circles हैं. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle and Arctic Circle. Correct. So it helps divide Earth into the climatic zones. अब ये 3 climatic zones बनते हैं. सबसे पहला आता है टॉरिड, एकदम ऐसे ना ऐसे टर्बुलेंट वाला, मतलब बहुत ही गर्मी वाला, वेरी हॉट वाला जोन. फिर आता है टेम्परेट, मॉडरेट वाला, इजी वाला. ठीक है. थोड़ा मतलब वो होता है ना कि थोड़ा मस्त वाला. देन कम्स द फ्रिजिड जोन, एकदम फ्रिज की तरह बना हुआ ये एक जोन है जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी है. इट्स वेरी कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड. तो इन सबको हम हीट जोन्स या फिर टेम्परेट जोन्स के नाम से भी बुलाते हैं. बट
क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा है कि कुछ पार्ट बहुत गर्म है, कुछ मॉडरेट है और कुछ ठंडे हैं. सो व्हाई इट मैटर्स टू अस ऑल्सो? सो इट मैटर्स बिकॉज देन वी अंडरस्टैंड द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ अबाउट दैट एरिया. और ये डिपेंड करता है कि जैसे हमने पढ़ा कि अर्थ का जो एंगल है ना वो टिल्टेड है. तो अर्थ अगर सन यहाँ पर है तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया है ना, यहाँ पर एकदम सीधी सनलाइट पड़ रही है थ्रू आउट द ईयर, तो इसलिए ये ज्यादा गर्म होता है. जैसे जैसे ऊपर को या नीचे को जाते हैं, ट्रॉपिक्स में जाते हैं, फिर भी थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है क्योंकि सन की रेज उतनी मतलब थोड़ी वर्टिकली नहीं ओब्लिकली आती हैं. लेकिन जब हम बिल्कुल ही पहुंच जाते हैं अपने नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल में, तो यहाँ पर ना सन की रेज जो है ना वो और स्लैंटिंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो गर्मी है वो उतनी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती. मेनली यहाँ पर फ्रोजन ही रहता है, मतलब वो फ्रोजन वाला रीजन ही हमें देखने को मिलता है. नाउ व्हाई स्टडी लैटिट्यूड्स इन ज्योग्राफी? बताओ भाई क्यों पढ़े, आप मुझे बताओ. एक तो बात है कि इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, हमने अपने दिमाग में एक मन गढ़ंत सी कहानी और लाइंस बनाई हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल to understand the climate, study the weather patterns, planning travel and navigation, and learning about the vegetation and life on the earth. So therefore it is one of the most important tools in geography. तो geography का ना एक सबसे important tool जो हमारे पास है, that is this grid system, जिसमें latitudes और longitudes दोनों ही आते हैं. Now the question comes, how do we measure latitude on earth? तो अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड हम कैसे मेजर करते हैं? तो इसके दो तरीके हैं. सबसे पहला है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही पॉसिबल है, एंड दैट इज बाय सीइंग द लोकेशन ऑफ द पोल स्टार. तो पोल स्टार जो होता है, तो पोल स्टार एक जगह पर फिक्स्ड है और वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखाई देता है, इसलिए ये तरीका सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पॉसिबल है. जैसे अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया से अगर आप पोल स्टार को देखो तो जिस एंगल पे आपको पोल स्टार, जिस ऑल्टीट्यूड पे बेसिकली आपको पोल स्टार दिखाई देगा, दैट विल बी आवर प्लेस, दैट विल बी आवर लैटिट्यूड, राइट. तो और ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काम करता है. तो इस पिक्चर को थोड़ा सा समझते हैं. ओ इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, करेक्ट. के वो पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं. तो हम जब खड़े हैं तो अर्थ के ऊपर हम इस डायरेक्शन में खड़े हैं, राइट. तो ये जो जीनत पॉइंट है ना, इट इज डायरेक्टली अ प्लेस विच इज ओवर आवर हेड, मतलब सीधा, ठीक है. तो अर्थ में हम ऐसे तो नहीं खड़े हो सकते, अर्थ में हम ऐसे ही खड़े होंगे, करेक्ट. अब इस जगह पर खड़े होके हमें पोल स्टार यहाँ पर है, ठीक है. तो पोल स्टार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, करेक्ट. तो लेकिन है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. दिखाई कुछ हमें यहाँ पर दे रहा है. तो ये जो एंगल बना है इन दोनों के बीच, दिस विल बी आवर लैटिट्यूड, करेक्ट. इवन अगर हम यहाँ पर देखें तो अर्थ के सेंटर, दिस इज द इक्वेटर, ये सेंटर है और हम यहाँ पर हैं, तो ये जो अर्थ के सेंटर के साथ इक्वेटर एंगल बना रहा है, दैट इज ऑल्सो आवर लैटिट्यूड. लेकिन क्योंकि हम पोल स्टार से कंपेयर कर रहे थे, इसलिए हमने पोल स्टार के बेस पर ये ऑब्जर्वेशन की. तो बेसिकली अगर आप ये एंगल और इस एंगल को अगर आप मेजर करोगे ना तो ये सेम आएगा. सो सीधी सी बात है, जितना ऊपर आपको पोल स्टार दिखाई दे रहा है वो आपका लैटिट्यूड है अर्थ के ऊपर. जितना एंगल ज्यादा है या जितना ऊपर आपको पोल स्टार दिखाई दे या फिर जितना एंगल आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब कि आप उतने ही इक्वेटर से दूर जाते जा रहे हो. दूसरा तरीका है बाय ऑब्जर्विंग द मिड डे सन. तो नून हमें पता है 12 बजे होता है, ठीक है, 12 बजे दोपहर होती है. तो जब सन डायरेक्टली हमारे सिर के ऊपर होता है तो यहीं से नून के टाइम पर हम जीनत एंगल को मेजर करते हैं कि हाउ फार इज सन फ्रॉम डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर ना होने से कितनी दूर या किस एंगल पे सन हमें दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ को या साउथ की तरफ को, किस तरफ को सन एक एंगल बना रहा है हमारे सिर से. सो वी एड और सब्सट्रैक्ट द सन्स डिक्लिनेशन डिपेंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर. जिस हेमिस्फीयर मतलब कहाँ पर है सन, नॉर्दर्न में है या सदर्न में है, तो उसके बेसिस पर हम जो ये डिक्लिनेशन का एंगल है ना, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. कैसे करते हैं अभी बस फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी. तो अब यहां पर देखो, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है. अब मान लेते हैं कि सन कहां पर है, सन यहां पर है, ठीक है. तो ये जो हम यहां पर खड़े हैं, ओके,
ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिसे जीनथ डिस्टेंस लिखा है, बेसिकली ये एक एंगल होता है, एक ऐसा एंगल जो आपके और सन के बीच में एंगल बन रहा है। आप यहां पर खड़े हो, सन यहां पर है, तो सेंटर से देखें तो सन यहां पर है इस डायरेक्शन में, दैट इज द जीनथ लाइन, वो हमने बना दी। और आप सेंटर से कहां पर हो, आप हो यहां पर, तो आपका हेड कहां पर जा रहा है, यहां जा रहा है, राइट। और सन कहां पर है, सन है यहां पर। तो ये जो एंगल आता है, दिस एंगल टेल्स अस अबाउट आवर लैटिट्यूड। अब इसमें और क्या होता है कि अभी हमने मान लिया कि 23.5 डिग्री पर है सन। तो अब अगर यहां से मैं आपसे पूछूं क्या है ये 23.5 डिग्री, नॉर्थ है या साउथ है, आप बोलोगे मैम सीधी सी बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो नॉर्थ ही होगा। तो मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है इस टाइम पर सन। तो इस एंगल पर अर्थ से डेक्लिनेशन एंगल क्या है, मतलब इक्वेटर प्लस जितना दूर इक्वेटर से ये सन है, ठीक है, जो एंगल यहां पर ये बन रहा है इक्वेटर और इस जीनथ लाइन के बीच में, दैट इज द डेक्लिनेशन। ओके, जब ऑब्जर्वर और इस जीनथ लाइन के बीच का जो एंगल बनता है, दैट इज द जीनथ डिस्टेंस, राइट। अब अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करो, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मतलब मैं जीनथ डिस्टेंस को ऐड कर दूं विद डेक्लिनेशन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, लैटिट्यूड। ओके, अब ये तो तब हो गया जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। अब मानो सन जो है इक्वेटर को क्रॉस करके अब सदर्न हेमिस्फेयर में पहुंच चुका है, तो क्या होगा, तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज आएगा फॉर्मूला में, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही चेंज है। तो इट विल बी इक्वल टू जीनथ डिस्टेंस माइनस डेक्लिनेशन। जीनथ डिस्टेंस से हम अब डेक्लिनेशन को माइनस करेंगे जब सन सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। बस ये कैसे निकालते हैं वो इस क्लास में आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझने की जरूरत है कि अगर आपको ये जीनथ डिस्टेंस डेक्लिनेशन अगर आपको दिया हुआ है तो आप लैटिट्यूड कैसे निकालोगे। हमारा सवाल सिर्फ उतना ही है यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, सन कहाँ पर है। वो जरूरी नहीं है कि वो आपको डेक्लिनेशन का एंगल ही मेंशन करेंगे, वो ये भी लिख सकते हैं कि अभी आपकी लोकेशन के हिसाब से जो जीनथ डिस्टेंस है वो ये है और सन इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फेयर में है। सो इट मीन्स इट इज 23.5 डिग्री साउथ। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, राइट। तो इस हिसाब से ना आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ द क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द अर्थ, तो हीट वेरीज विद द लैटिट्यूड हमने पढ़ा है। सो अर्थ इज राउंड टिल्टेड और ये रोटेट होती रहती है एट ऑल द टाइम्स, और हर जगह अलग अलग टाइम पर सबको सनलाइट मिल रही है, कहीं ज्यादा कहीं कम। So some places receive direct sun rays and others get slanting. So that's why it's hot near the equator and cold near the poles. तो इसीलिए इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर पे ज्यादा धूप गिरती है तो इसलिए ये ज्यादा गर्म रहता है, और अगर हम पोल्स की बात करें तो यहाँ पर धूप कम आती है इसलिए, या फिर स्लैंटिंग सन रेज होती हैं इसलिए यहाँ पर ठंडा होता है। सो मेन क्लाइमेटिक जोन्स आर वही टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। सो टॉरिड जोन, तो अब यहां पर देखो मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन होता है इतना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो इक्वेटर से भी कितना ऊपर और कितना नीचे वो भी पता होना चाहिए। सो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये सारा टॉरिड जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सन की रेज आती हैं। फिर जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक जाते हैं तो ये हमारा टेम्परेट जोन होता है, और जब हम इससे भी ऊपर आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड चले जाते हैं या फिर एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड चले जाते हैं तो हमारा फ्रिजिड जोन आ जाता है। तो ये वाली वैल्यूज आपको अभी तक याद हो गई होंगी, नहीं हुई होंगी तो एक बार रिकॉल कर लेना, मैंने पूरा टेबल आपको समझाया था।
अब टॉरिड जोन मतलब ये एक हॉट बेल्ट है अराउंड द इक्वेटर, सो इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. So it gets vertical sun rays all year round, so that's why it is the hottest planet on the earth, hottest part of the earth. ठीक है. अब यहाँ पर देखें तो इक्वेटर की लाइन कहाँ से पास होती है, तो इक्वेटर की लाइन ना ऑलमोस्ट कुछ ऐसे पास होती है. ठीक है, इससे भी ना थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि जो इक्वेटर की लाइन है हमने अपने अफ्रीका वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो इसको, ठीक है, वो इसको इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करती है. देखो अब मैं इसको ना मार्क करना ही कुछ यहाँ से शुरू करूंगी. ठीक है, तो ये ऐसे ही जाती है. यहाँ पर इक्वाडोर है इस वाली जगह पर साउथ अमेरिका में, और ये कुछ ऐसे जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी सारी कंट्री जैसे नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये सब आती हैं. नाउ टेम्परेट जोन इज जस्ट राइट जोन फॉर अस टू लिव. तो ये होती है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द एंटार्क्टिक सर्कल. सो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, इट इज द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, एंड 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ इज द सर्दर्न टेम्परेट जोन. सो यहाँ पर सनरेज स्लांटिंग होती हैं, डायरेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, और एक परफेक्ट क्लाइमेट है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए. सो डेज आर लॉन्गर इन समर्स एंड शॉर्टर इन विंटर्स एंड स्पेशली टुवर्ड्स द पोल्स. ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन. तो ये वाला जो एरिया है ना, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफी सारी, जैसे ये आ गया साउथ अमेरिका. ठीक है, सो लेट मी चेंज द कलर क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है. सो दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका. तो नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क में, ठीक है, पेरिस में, इवन टोक्यो, ये सारे ही रीजन्स टेम्परेट जोन्स में आते हैं. अब आता है फ्रिजिड जोन, जहां पर एकदम फ्रिज बन रहा है, मतलब कुल्फी बन रही है हमारी. सो वर्ल्ड्स कोल्ड स्टोरेज है ये. सो इट इज बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर. सो 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ Arctic region and 66.5 degree south to 90 degree south in the Antarctic region. So sun rays are at a very slanting angle, covering more area and gives less heat. तो एरिया ज्यादा कवर कर लेती हैं लेकिन उतनी धूप नहीं दे पाती भाई इन एरियाज को. So these zones are frozen most of the year with about 9 months of winter. ठीक है, 9 मंथ नहीं, बट मतलब जैसे ना 6 महीने वाला विंटर्स वाला जो रीजन है वो यहाँ पर होता है. नाउ तो ये वाला रीजन है, देखो यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा था जो एंटार्क्टिका है वो ऐसे है कुछ. ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलिया से लेकर यहाँ पर, मतलब ये इसके साथ ज्वाइन नहीं करता है, बट ये एंटार्क्टिका का पूरा लैंड मास ऐसे फैला हुआ है, और ये आता है हमारे एंटार्क्टिक रीजन में. और ये जो ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, ये साइबेरियन रीजन, ये सारा एंटार्क्टिक वाले आर्कटिक रीजन में आता है. एंड दीज आर वो फ्रिज वाले जोन्स. नाउ coming on to the longitude, so long longitudes. So these so longitude is an angular distance of a place east or west of the prime meridian. तो एक प्राइम मेरिडियन जो एक बॉल है, और उस बॉल को ये प्राइम मेरिडियन 2 हिस्सों में बांट रही है. एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया. तो प्राइम मेरिडियन इज बेसिकली 0 डिग्री एंड इट इज द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियंस. एंड दीज लॉन्गिट्यूड, मतलब जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं हम उनको मेरिडियन के नाम से ही बुलाते हैं. दीज आर द सेमी सर्कल्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. तो ये सेमी सर्कल्स हैं जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आते हैं, मतलब कि ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ऐसे को हैं ये. ठीक है, सो दीज प्लेसेस, ऑल द प्लेसेस ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव नून एट द सेम टाइम. तो वो जगहें जो सेम लॉन्गिट्यूड पे होती हैं वो एक ही टाइम पर उनका दिन की दोपहर होती है. ओके, चलो आगे देखें अब क्या है. सो लॉन्गिट्यूड कैसा है, तो ये जो लंबे लंबे हैं, सो दिस इज द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री. ठीक है, ये क्या है, दिस इज प्राइम मेरिडियन.
ठीक है। अब ये जैसे अगर हम वेस्ट की, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, अगर यहाँ से हम ईस्ट की तरफ चले जाएंगे तो ये 20 डिग्री ईस्ट 40 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, और यहीं से अगर हम वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो ये 20 डिग्री वेस्ट 40 डिग्री वेस्ट ऐसे होता जाएगा। जैसे उसमें होता था इक्वेटर के ऊपर चले जाओ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे चले जाओ तो सर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 नॉर्थ आता जाएगा, और अगर नीचे की तरफ को आएंगे तो 1 2 3 4 डिग्री जो भी है साउथ आता जाएगा। सो एग्जैक्टली सेम ही चीज है। नाउ कम्स द प्राइम मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हमें प्राइम मेरिडियन पता है, मतलब अगर ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से एक लाइन निकलती है जिसे हम 0 डिग्री बुलाते हैं। मतलब ये भी वैसे ही हमारी, जैसे हमने डिस्कस किया कि इमेजिनरी लाइन है, तो एक इमेजिनरी लाइन जो ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर निकलती है, ये इसे हम 0 डिग्री मानते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और इसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि टाइम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगा, किस तरफ को इंक्रीज होगा, कहाँ को डिक्रीज होगा, किस जगह पर कौन सा टाइम होगा। तो जैसे अगर हम प्राइम मेरिडियन को हमने 0 डिग्री मान लिया, दैट इज इन ग्रीनविच इंग्लैंड, तो नाउ यही प्राइम मेरिडियन अर्थ को ना 2 हिस्सों में बांट रहा है, ईस्ट में और वेस्ट में, राइट। तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो ये क्या है, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, राइट। अब अगर आप यहां पर देखो ना, तो प्राइम मेरिडियन से अगर आप ईस्ट जाते हो, मतलब अगर आप प्राइम मेरिडियन से राइट साइड को जाते हो, तो यहां पर टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। वेस्ट को जाते हो तो टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, राइट, तो हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 1 आवर होगा, ठीक है। तो मतलब आप 0 से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 पर कितना होगा, 1 आवर बढ़ जाएगा। तो मान लो कि अगर इस टाइम पर प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहे हैं, तो इसके 15 डिग्री इस तरफ को अगर हम ईस्ट की तरफ को चले जाएंगे तो वहां पर अब क्या टाइम हो रहा होगा, वहां पर अब 1 बज रहा होगा। वहीं पर अगर हम 15 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट आ जाते हैं तो यहाँ पर 1 घंटा पीछे चल रहा होगा, तो मतलब यहाँ पर 11 बज रहे होंगे। तो अगर यहाँ पर 12 नून हो रहा है तो यहाँ पर 1 PM होगा और यहाँ पर 11 AM होगा, ओके। तो अब हम आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पर। तो इंटरनेशनल, अगर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है ना, तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री है, मतलब प्राइम मेरिडियन के एग्जैक्टली पीछे वाली लाइन, ठीक है। तो अगर हम प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन को मिला दें तो ये एक पूरा सर्कल बन जाता है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखो इंटरनेशनल डेट लाइन से कैसे चीजें बदलती हैं। आपने प्राइम मेरिडियन समझ लिया, ठीक है, याद रहेगा, ओके। ट्रिक्स बताऊंगी एंड में, बाद में जाके। तो अभी ये है कि ईस्ट में जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, वेस्ट में जाओगे तो टाइम कम होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन से क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, बट ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। तो इट इज ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसको हम ईस्ट या वेस्ट कभी भी मार्क नहीं करते, क्योंकि अगर हम कहीं से भी जाएं तो हम यहाँ पर पहुंचते हैं। सो इट कैन बी रीच्ड फ्रॉम आइदर साइड, तो हम ईस्ट वेस्ट कुछ मेंशन नहीं करते। सो क्रॉसिंग इट कॉजेस चेंज इन अ डे, ठीक है, चेंज ऑफ 1 डे इन अ कैलेंडर। अगर हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं, राइट, तो आप जा रहे हो। अब ये लाइन कैसी है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे हमने प्राइम मेरिडियन वाली लाइन बोली कि ये सीधी सीधी एक लाइन है, नहीं, ये पैसिफिक ओशन के बीच से गुजरती हुई लाइन है जो थोड़ी ऐसे ना जिगजैग है, एग्जैक्टली ऐसी नहीं है बट सीधी भी नहीं है। तो ये थोड़ी एक ना जिगजैग वाली इमेजिनरी लाइन है पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। तो होता क्या है कि जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन में हैं, याद रखना, जब हम आइडियल की बात कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम जा रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन में, सो इन दैट केस क्या होगा, सोचो। तो यहां पर वी विल लूज अ डे, राइट, तो हम एक दिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप शिप में जा रहे हो, आप इंटरनेशनल डेट लाइन को आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, ठीक है,
31 की पार्टी मना रहे हो, लेकिन 31 दिसंबर की न्यू ईयर्स ईव मना रहे हो, लेकिन जब आपने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर ली तब आप अपनी डेट एक दिन पीछे कर दोगे, मतलब अब आप नेक्स्ट डे भी न्यू ईयर्स ईव मना पाओगे। वहीं पर जब हम वी गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मतलब जब ऐसा होता है, सो वी गेन अ डे, तो हम एक दिन को ऐड करते हैं, ठीक है। ये ना अगर हम इसको समझे ना ध्यान से, तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हमने प्राइम मेरिडियन में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे ही याद रख लेना। तो वी गेन अ डे, तो एक दिन हम गेन करते हैं, मतलब अगर आप 31 ईव मना रहे हो तो तब आप 31 की वो जो शाम की आपने पार्टी की तैयारी कर रखी है ना, अब वो पार्टी अब आप सीधा न्यू ईयर्स डे ही मनाओगे अब उसके बाद, ठीक है। तो यू गेन अ डे व्हेन यू गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट। तो याद रहेगा, मतलब अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं तो प्राइम मेरिडियन ना टाइम को बदल रहा है, ओके। समझाएं, आगे समझेंगे कैसे होता है। अभी इतना याद रखो कि प्राइम मेरिडियन जो है वो टाइम को बदल रहा है। अगर आप 0 डिग्री से टुवर्ड्स ईस्ट जा रहे हो तो आपका टाइम बढ़ रहा है, अगर आप प्राइम मेरिडियन से टुवर्ड्स वेस्ट जा रहे हो तो आपका टाइम कम होता है, ठीक है। एवरी 15 डिग्री leads to 1 hour of change. Towards east you add 1 hour and towards west you subtract 1 hour. वहीं पर अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हो और अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो ईस्ट में, सो यू एड अ डे, तो वेस्ट से ईस्ट चले गए तो यू सब्ट्रैक्ट अ डे एंड इफ यू गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू गेन अ डे, ओके। याद रहेगा, भूलना नहीं है। अब हाउ आर लैटिट्यूड्स मेजर्ड, लॉन्गिट्यूड, मैं अगर बार बार लैटिट्यूड बोल रही हूँ प्लीज करेक्टेड, अब हम लॉन्गिट्यूड में पहुंच चुके हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स गो फ्रॉम 0 to 180 ईस्ट टू वेस्ट, जैसे लैटिट्यूड 0 to 90 जाते थे, ये 0 to 180 जाते हैं, ओके। तो ऑन इक्वेटर दे आर 1 डिग्री अपार्ट, सो देर आर 360 मेरिडियंस इन टोटल एंड दीज लाइन्स कन्वर्ज एट पोल। लैटिट्यूड कैसे थे, ये है अर्थ, ठीक है, थोड़ी अच्छी सी बनाना, मैं हर बार गंदी सी बना के दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पर ये थे हमारे लैटिट्यूड, जो आपस में ये लाइंस कभी नहीं मिल रही थी, लैटिट्यूड्स पैरेलल चल रहे थे। बट लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं होता है, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, मतलब अगर आप इनको ढंग से बनाओगे तो ये सब आकर पोल्स पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 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 करके ना ये बहुत सारे हैं और ये आके पोल्स पे मिलते हैं, करेक्ट। ये पैरेलल नहीं होते हैं बट दे कन्वर्ज एट पोल्स। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें, सो देयर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। मतलब कि इसमें 179 जो हैं वो ईस्ट की तरफ को हैं, 179 जो हैं वो वेस्ट की तरफ को हैं। इसमें एक प्राइम मेरिडियन भी है जो 0 डिग्री है और एक है इसमें 180 डिग्री जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से बुलाते हैं। अब करो इसको कैलकुलेट, आया 360 या नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। सो 179 ईस्ट में है, 179 डिग्री तक वेस्ट में है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री हमारा क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। सो टोटल हाउ many longitudes are there? So there are total 360 longitudes. Now locating a place using the longitude, तो कैसे locate करेंगे? So latitude is not enough. Latitude आपको बता रहा है कि आप कहाँ पर हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, आप कहाँ पर हो, ठीक है। नॉर्थ में या साउथ में सिर्फ इतना बता रहा है, लेकिन अब वो 30 डिग्री भी तो बहुत लंबा है। अभी अगर मैं यहाँ की बात करूँ, से दिस इज 60 डिग्री है ना, दिस इज 60 डिग्री नॉर्थ, तो ये 60 डिग्री नॉर्थ पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये 60 डिग्री नॉर्थ में आप एग्जैक्टली कहाँ पर हो वो जानना भी तो इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अगर से मैं इसको 60 डिग्री मान लेती हूँ, ये एक लाइन है मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं और मैं इस तरफ को जाऊं तो मंगोलिया आ रहा है, कजाकिस्तान आ रहा है, रोमानिया आ रहा है, फ्रांस आ रहा है यहाँ पर, फिर आगे मैं यहाँ पर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मैं पहुंच गई, तो बहुत सारी जगह हैं, राइट, सेम ही लैटिट्यूड पर। तो लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नीडेड
टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द अर्थ। तो मतलब लॉन्गिट्यूड, जैसे हमने पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड प्लस लैटिट्यूड इज अर्थ्स एड्रेस सिस्टम। सो लैटिट्यूड इज not enough alone, so we need latitude plus longitude। तो जैसे latitude अकेला काफी नहीं है, longitude भी नहीं है। So Delhi is at this latitude and this longitude। तो मान लो latitude ये है, अब इस latitude पे देखो कितनी सारी जगह आएंगी, राइट। तो अब हमें longitude भी लाना पड़ेगा। अब इस पूरी लाइन में कहाँ पर है दिल्ली भाई? तो दिल्ली यहाँ पर, मतलब मैं मान लेती हूँ कि अच्छा यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला के, जैसे अगर ये एक लाइन है तो इस लाइन में मेरा घर कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसके लिए मुझे लॉन्गिट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। समझे आप बात? तो कैसे होगा? तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो दोनों से मिलकर ही बनती है। नाउ द ग्रेट सर्कल रूट्स, सो दे आर द स्मार्टर वे टू ट्रैवल। कैसे? सो ग्रेट सर्कल्स डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। सो इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल अमंग द लैटिट्यूड्स एंड एनी ऑफ द टू लॉन्गिट्यूड, चाहे 0 डिग्री ले लो चाहे 180 डिग्री ले लो, इन दोनों को ही हम ग्रेट सर्कल्स बुलाते हैं, ठीक है। तो जो भी फ्लाइट्स होती हैं जो बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स जाती हैं वो हमेशा एक कर्व्ड रूट ट्रैवल करती हैं। मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है, अब आप कहाँ पर हो? तो हम सब दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है। तो दिल्ली से अब हमें जाना है कहाँ चले? कनाडा चलें? तो चलो कनाडा चलते हैं। तो कनाडा जाने के लिए अब कोई सीधा रास्ता नहीं ले रहे हैं, बट यहाँ से जाने के लिए कनाडा यहाँ पर है, तो मुझे एक कर्व्ड रूट को फॉलो करके मुझे यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। सो इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन इन विच आई एम ट्रैवलिंग इन अ कर्व्ड लाइन। Okay, simple. Now why it is important? So it is important for navigation and air travel to save time and fuel, and it is the shortest path between the 2 points on the earth. Simple. Okay, so this was all from our today's session. I hope पिछले सेशन की तरह आज भी आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो, ask it on ask question section, or you can book your class with Learner Hub Swayam. I'll see you next time with the remaining parts of the topic, and I promise you इस बार चैप्टर खत्म हो जाएगा। और तीनों सेशंस को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद बुक पढ़ के और सारे नोट्स, चाहे लर्नर हब रिवाइज नोट्स में हो या फिर अगर आपको इन तीनों ही सेशंस के पीपीटीज चाहिए तो पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन। उनको भी देख के आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।